उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला किस प्रकार से उलझ गया है, जो कि आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की राह को भी कठिन करने वाला है। विभिन्न न्यूज़पेपर में इसको लेकर के क्या कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आप इस भर्ती से संबंधित हैं या फिर आने वाली शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के एक राज्य सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। इसके बाद से यूपी टेट के रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ खबरें आ रही हैं और डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के संदर्भ में पीएनपी का क्या कहना है और अन्य कुछ प्रमुख खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि माननीय कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो माननीय एकल खंडपीठ का फैसला था उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि प्रदेश की सरकार 6800 पदों पर जो चौथी लिस्ट जारी की है उसमें एक विशेष वर्ग ओबीसी और एससी के पद जोड़े गए हैं, जबकि समानता का अधिकार ये कहता है कि राज्य सरकार के पास अधिकार तो है कि पद जोड़ सकते हैं, लेकिन सभी वर्गों को उसमें सीट देनी होगी। अनरिजर्व की सीटें नहीं दी गई हैं और इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण के पद बनते हैं वो भी देना अनिवार्य होगा, तभी जाकर के राज्य सरकार पदों को जोड़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते। शिक्षक भर्ती में नया मोड़, एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखी डबल बेंच ने किया स्पष्ट। समान अधिकार का उल्लंघन होगा। मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं, जिस पर राज्य सरकार ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया और 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक नई सूची जारी करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति ने एकल खंडपीठ की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। वर्तमान मामले में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई नियुक्ति रिक्तियों के विज्ञापन के बिना करने की मांग की जाती है तो वो संविधान के अनुच्छेद 16 के समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो अचयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका 6800 की लिस्ट में नाम है और जिनका नाम नहीं है, वो अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बातें कही गई थी कि ओबीसी के 27% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। तो ये 6800 की लिस्ट कहाँ से आई है? क्या वाकई में 6800 सीटें देने के बाद से ओबीसी और एससी कैंडिडेट के जो पूरे प्रतिशत लाभ नहीं दिए गए थे, क्या वो पूरे हो जाते हैं? इन सब में अभी भी अभ्यर्थियों को शक है और इसी वजह से इस पूरे 6800 की लिस्ट को ही माननीय कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहाँ पर माननीय कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि पद जोड़े जा सकते हैं लेकिन अनरिजर्व को भी आपको सीटें देनी होगी, जो कि प्रदेश सरकार ने नहीं दी। और अगर अनरिजर्व की सीटें देनी पड़ती हैं तो उस कंडीशन में पदों की संख्या और ज़्यादा जोड़नी पड़ेगी, जिसमें माननीय कोर्ट ये भी तर्क दे रही है कि चूँकि जो नए बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी हैं उनको भी इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कराने का अधिकार है। यानी कि आप पद जोड़ तो सकते हैं लेकिन एक तरीके से सभी को आपको मौका देना होगा, क्योंकि समानता के अधिकार का हनन हो रहा है। इस तरीके से अब चीज़ें और ज़्यादा उलझ गई हैं। इसका एकमात्र रास्ता ये हो सकता है कि जो गलत तरीके से अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हुए हैं उनको बाहर करके ही ये चौथी लिस्ट को इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब जितने अभ्यर्थी अंदर जाएंगे उतने अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हो चुके हैं गलत तरीके से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से या फिर गलत लिस्ट की वजह से, उनको बाहर करके ही इनको अंदर किया जा सकता है। अब ये सभी चीज़ें इतना उलझ गई हैं कि वो जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं उनका लगभग 1.5 साल पूरा कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है एज ए टीचर। अब उनको बाहर करना भी टेढ़ी खीर होगी प्रदेश सरकार के लिए। तो ये सभी चीज़ें आने वाली शिक्षक भर्ती को भी पूरी तरीके से प्रभावित करेंगी, क्योंकि अभी 69,000 के अलावा 68,500 से संबंधित भर्ती प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई है, उससे जुड़े मामले भी कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के द्वारा भी ये रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई है कि 68,500 में भी 5% जो ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन 69,000 में दिया गया था वो 68,500 में नहीं दिया गया था। तो वहाँ के अभ्यर्थी जो ओबीसी से संबंधित हैं और जो अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर क्वालिफाई किए थे, लेकिन 5% रिलैक्सेशन नहीं देने के वजह से वो फेल हो गए और चयनित नहीं हो पाए, उनको भी चयनित करने के लिए राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। तो मामले उलझे हुए हैं। दोनों भर्तियां अभी पूरी तरीके से आपस में फंसी हुई हैं और जब तक ये सभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं आने वाली शिक्षक भर्ती भी एक तरीके से होल्ड पर रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा नज़र अभ्यर्थियों की बेसिक शिक्षा विभाग पर थी और इसमें श्री संदीप सिंह जी को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है।
आज उनकी मुलाकात पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हो सकती है और जो पहले के कार्यभार हैं वो सौंपे जा सकते हैं वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, जिसमें पहले की भर्तियां जो 68,500 और 69,000 से संबंधित मामले हैं और 17,000 नए पदों पर शिक्षक भर्ती के क्रम में उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, उन सभी का आज प्रदेश के वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री कार्यभार संभालेंगे और इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी में बीएड अभ्यर्थियों को एक बड़ी जीत मिली है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि सिक्किम राज्य सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है और अब तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन के संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो प्राथमिक स्तर का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें आवेदन करने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को भी पूरी तरीके से पात्र माना गया है। यूपीएससी आयोग के द्वारा जो लंबित भर्तियां हैं ये जल्द ही अब कंप्लीट होने वाली हैं और इसमें 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सरकार के गठन के बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लंबित भर्तियां उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। स्क्रीन पर देख सकते हैं 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार। अगर बात करें यूपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी के आधार पर 8,085 सीटों के सापेक्ष लेखपाल की भर्ती होना प्रस्तावित है, जिसमें 8,500 सीटों के सापेक्ष 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी प्रकार से महिला कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लगभग 9,212 पद हैं और इसके सापेक्ष 19,057 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पीईटी पर जो तीसरी भर्ती है वो अनुदेशक की है, जिसमें 2,504 पद हैं, जिसके सापेक्ष 29,618 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 100 दिनों का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें 20,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यूपीएससी आयोग के माध्यम से ही लगभग 24,000 भर्तियां होने वाली हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में जैसे कि जूनियर एडेड की जो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से होल्ड पर रख दी गई थी वो भी बाकी है और टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी करने पर विचार किया जा रहा है आयोग के द्वारा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगले 5 साल में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का भी लक्ष्य तय किया गया है। बात करें यूपी टेट 2021 के रिजल्ट को लेकर के, तो जैसा कि मैंने आपको पहले अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री आज अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद यूपी टेट के रिजल्ट को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि पीएनपी के द्वारा ये अवगत कराया जा रहा है कि इस हफ्ता प्रबल संभावना है यूपी टेट के रिजल्ट जारी होने के क्रम में। आप इसके संदर्भ में लास्ट पैरा देख पा रहे होंगे। पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने बताया कि परिणाम घोषित करने के संबंध में अभी शासन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। शासन से अनुमति मिलते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं एक पहली बन करके रह गई है। किसी भी कारणवश पहले चुनाव की वजह से, उसके बाद से यूपी बोर्ड की परीक्षा की वजह से लगातार ये परीक्षाएं डिले होती जा रही हैं। अब ये परीक्षा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक हो पाना संभव दिख रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की बातों पर विश्वास किया जाए तो हर हाल में अप्रैल माह में परीक्षा होना प्रस्तावित है, लेकिन आप सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक ही जो डीएलएड का नया बैच है 2021 बैच, उसका प्रशिक्षण भी समाप्त हो रहा है। तो पीएनपी पूरी कोशिश करेगी कि प्रथम सेमेस्टर के साथ साथ चतुर्थ सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं का आयोजित कर लिया जाए ताकि एक ही साथ जो डीएलएड 2021 बैच के अभ्यर्थी हैं उनको भी परीक्षा में शामिल कराया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपकी परीक्षाएं और ज़्यादा विलंबित हो सकती हैं, मई में भी सेकेंड वीक तक जा सकती हैं। तो आप सभी दबाव बना कर के रखें पीएनपी पर, तभी कम से कम अप्रैल में आपकी परीक्षा हो पाना संभव दिख पाएगा। और जहाँ तक प्रमोट की बात है सेकेंड सेमेस्टर पास अभ्यर्थियों के संदर्भ में, तो पीएनपी का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि प्रमोट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपको हर हाल में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी। उसके बाद जो अभ्यर्थी पास होगा उसको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल कराया जाएगा। और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कितनी भी जल्दी क्यों ना कर लिया जाए, 3 महीने के बाद ही संपन्न हो पाएगी, क्योंकि जो डीएलएड का रिजल्ट होता है वो घोषित करने में पीएनपी लगभग 2.5 से 2 महीने का समय कम से कम लेती है। तो इसके रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ही चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो उसमें आप मान करके चलें कि जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी उससे 3 से 4 महीने के बाद ही जो तृतीय सेमेस्टर में अभ्यर्थी पास होंगे उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो पाना संभव होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।